स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो हम लोगों ने अभी तक 55 प्रश्नों तक देखा है, प्रश्न संख्या 26 से, जो हमारा पार्ट बी डोमेन है सीवीटीए में हिंदी का। तो ये हमारा 56वां प्रश्न है और वीडियो संख्या ये चौथी रहेगी। तो हम लोग देखेंगे कि काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर आनंद है। ठीक है, ये काव्य शास्त्र के आपसे मुझसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो नहीं मानता कि काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर आनंद है। ठीक है, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में इस तरह की बात कही गई है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, लोकोत्तर आनंद का क्या मतलब है? जो लोक से ठीक है, ब्रह्मानंद सहोदर वाली जो बात है वही यहाँ पर कही जा रही है। जो आनंद आपको मिलता है वो ब्रह्म के जैसा आनंद है। तो कविता का उद्देश्य ये है, आपको आनंद देना। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही बात कही जा रही है। और अर्थार्जन से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थार्जन यानी कि अर्थ, ठीक है, इनकम से, पैसे कमाने से आपको लोकोत्तर, तो पैसे कमाने से लोकोत्तर आनंद नहीं मिलता, ब्रह्म की अनुभूति आपको नहीं होगी। हाँ, इस लोक में जो सुख सुविधाएं हैं वह आपको मयस्सर होंगी। तो इसलिए यह बात जो है वो गलत है और यह बात सही है। तो ए जो है सत्य है, आर असत्य है। 56 का जो ऑप्शन है वो ये आपने देखा। अच्छा, हमारे आपके नज़रिए से अगर पूछा जाए कि कविता का उद्देश्य क्या है, तो कविता के बहुत सारे उद्देश्य हैं। कम से कम लोकोत्तर आनंद तो नहीं है, सामाजिक बदलाव होना चाहिए, लोग जागरूक होने चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले होने चाहिए, किसी जो है दुर्व्यवस्थित होती सत्ता के खिलाफ बगावत करने वाली कविता होनी चाहिए। कविता के 2023 में बैठ के अगर हम कहें लोकोत्तर आनंद कविता का प्रयोजन है, तो ये बहुत गलत बात है। भाषा पर कबीर किसी का कथन है, यही आपको बताना है कि कथन किसका है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, मतलब जैसी भाषा चाहते थे मिला जुला के कह देते थे। वाणी के डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कथन है कबीर के विषय में। अब देखिए प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो नाटक के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि बहुत सारे कथन कहे जा रहे हैं और कोई एक है सही नहीं है, बाकी यानी 3 सही होंगे। रेडियो नाटक असंख्यों अदृश्य श्रोताओं को सुनाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई संख्या निश्चित नहीं है और अदृश्य, हम जाहिर सी बात है हमने देख भी नहीं सकते हमारे श्रोता को, बात सही है। ठीक, तो फिर परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभावों द्वारा संभव होती है। मान लीजिए कि कहा जाए स्टेशन का सीन, तो पीछे से ट्रेन की आवाज़ आएगी। कहा जाए रोड का सीन, तो गाड़ी मोटरों की आवाज़ और पदचापों की आवाज़। तो आवाज़ों के जरिए हम वातावरण को रेडियो में दिखाते हैं, यानी यह बात भी सही है। पात्रों को अभिनेता अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाना। जैसे अब अगर ये आवाज़ आती थी कि ये आकाशवाणी है, अब कैसे हम जान गए? अभिनेता की आवाज़ से। ठीक, तो यह बात भी सही है, यानी कि पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्रों को अभिनेता अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है। और पात्रों की संख्या, तो ये पात्रों की संख्या वाली जो बात है वह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ज़्यादा ही हो, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत है। और हमें बताना क्या है कि कौन सा सही नहीं है, यानी गलत ही हमें बताना है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो आपका ये चौथा ऑप्शन जो है, चौथा जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, प्रश्न संख्या 59 में प्रवेश करते हैं। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। ठीक है, 2 पदों को जोड़ के एक, जब हम लोग 2 पदों को जोड़ते हैं और उसमें कोई विकार ना हो, क्योंकि विकार हो जाता है तो हम संधि वो बन जाता है और समास ध्यान देंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, समास की परिभाषा ही है यह। और क्या बात की जा रही है? बहुब्रीहि समास का विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। यानी जब हम बहुब्रीहि समास के किसी उदाहरण को तोड़ेंगे तो उसमें पद या शब्द या पद नहीं निकलेगा, पूरा पूरा वाक्य निकलेगा। कैसे? लंबोदर, लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर का मतलब क्या है? गणेश। आप जानते ही हैं कि बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें किसी तीसरे अर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जब लंबोदर को तोड़ते हैं हम, समास विग्रह करते हैं, तो क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, ठीक है,
लंबोदर के लिए। अब देखेंगे उधर और इसकी बात की जा रही है, तो ये क्या है, वाक्य पूरा पूरा निकला है, इसलिए कथन एक और कथन दोनों सही है। 59 का जो है वो पहला आपका सही जाएगा। आगे बढ़ेंगे। और रीतिकालीन कविवृंद ने अपना नीति काव्य किस छंद में लिखा है? तो कविवृंद द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज़्यादा छंद जो है वो दोहा में उन्होंने अपनी बात कही है। रीति जो नीति कविताएं हैं, ठीक है, नीति कविताएं ज़्यादातर हम देखते हैं नीति के दोहे छंदों में, चाहे रहीम हो, ठीक है, या ये कविवृंद ही हो, इन लोगों ने दोहों का बड़ा इस्तेमाल किया है। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार, तो ये सारे लोग जानते हैं, अमृतलाल नागर। 1956 में यह उपन्यास इनका आया था, और इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास हम जानते हैं मानस का हंस है, और मानस के हंस से भीतर से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं 62 प्रश्न संख्या, और कवि और उनकी रचनाएं, इससे प्रश्न बन रहा है। श्रृंगार निर्णय, तो भिखारीदास, सीधे सीधे देख के ही आपको समझ आ जाएगा। और रसिकानंद, तो ग्वाल कवि की रचना है ललित नाम यानी मतिराम, और भावविलास देव की। तो ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो 62 का पहला ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो मंध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि जय सिंह जब अपनी सबसे छोटी और प्रिय रानी के साथ कामासक्त थे, तो बिहारी ने यह दोहा उनके पास भिजवाया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल। तो उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है राजा का, और राजा अपने दरबार में, यानी वो इतने कामासक्त हो गए थे कि जो राजपाट है वह ठीक ढंग से संभाल नहीं रहे थे। बिहारी ने इस दोहे के जरिए उन्हें अलर्ट किया, उन्हें चिताया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये इस दोहे में कौन सा काव्य प्रयोजन इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखिए व्यवहार का ज्ञान भी दिया है, हालांकि अब व्यवहार का भी तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार का ज्ञान सही नहीं, क्योंकि सबसे सटीक उत्तर है कांता सम्मित उपदेश, यानी कि जैसे कविता का एक काम यह है कि वो पत्नी की तरह आपको समझाती है, यानी उसके प्रभाव में आप आ जाएंगे, वो आपके हृदय पर अपनी बात छोड़ ले जाएगी कविता। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। यहां देखें महत्वपूर्ण बात, प्रश्न संख्या है 64। क्या कहा जा रहा है? टीवी धारावाहिक संपूर्ण कृति को किस्तों में प्रदर्शित करता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नुक्ता होना चाहिए, लेकिन अब खैर हिंदी वाले इन सारी बातों पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा और जूम में कर देता हूं कि आपको ये प्रश्न दिखाई दे। हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि चीज़ें स्पष्ट दिख रही होंगी। टीवी धारावाहिक संपूर्ण कृति को किस्तों में प्रदर्शित करता है, यानी कि बहुत सारी किस्तों में, आज एपिसोड फिर एपिसोड, एपिसोड दर एपिसोड, पूरी कहानी साल साल जो है चलती जा रही है। तो ये बातें तो सही हैं भाई, किस्तों में एक ही दिन में तो चीज़ें नहीं आ रही हैं, कई सारे दिनों में आप देखते हैं कि टीवी पर सीरियल्स आते रहते हैं। ये सीरियल्स की बात हो रही है, तो किस्तों में आती, बात सही है। फिर क्या है, अनिश्चितकालीन समय तक चलने वाले अत्यधिक लोकप्रिय नाटकों को सोप ओपेरा नामक नाम फ्रांसीसी प्रेस ने दिया। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत ज़रूरी इससे एक तथ्य जुड़ा हुआ है। सोप ओपेरा क्या है? ठीक है, ये जो शब्द है अनिश्चितकालीन समय तक चलने वाले बहुत सारे सीरियल्स आप याद होगा आपको, जैसे एक बहुत मशहूर सीरियल्स में से भारतीय सीरियल में अगर बात करें, साथ निभाना साथिया जैसा कोई सीरियल अगर आप ले लें, जिसमें स्टोरी क्या है कभी ख़त्म ही नहीं होती, मतलब चलती जा रही है, आगे की जनरेशन, मतलब कोई इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है,
इन सारे सीरियल्स का कोई उद्देश्य नहीं है, बस उनको सिर्फ कहानी दिखानी है। रोजाना आपका 1 घंटा आधा घंटा लेना है, तो कुछ ना कुछ एक साजिश करने वाला कोई है, वो रोजाना एक प्लान बना रहा है, उसके प्लान फेल्स हो रहे हैं, मतलब इस तरह फेल हो रहे हैं दिन ब दिन। तो अनिश्चित काल तक चलने वाले ये सारे सीरियल हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको सोप ओपेरा नाम फ्रांसीसी प्रश्न है। तो सोप ओपेरा क्या है, जरा सा इसकी बात कर लेते हैं। रेडियो के दिनों में 1930 और 40 की बात करें तो ऐड वगैरह जो है गृहिणियों को, घर की औरतों को ऐड देने के लिए, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम थे उसमें ऐड देते थे सोप का, डिटर्जेंट का, ठीक है। तो वो शब्द जो है सोप ओपेरा वो यहीं से चलन में आया, ठीक है। तो शुरुआत में ये रेडियो के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होता था, उसके बाद ये टीवी के कार्यक्रमों के लिए, टेलीविजन के सीरियल्स के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो अब प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी प्रेस ने दिया था, तो ध्यान देंगे कि फ्रांसीसी प्रेस ने नहीं दिया था, द पिट्सबर्ग प्रेस था, ठीक है। द पिट्सबर्ग प्रेस ये 1938 में, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया था सोप ओपेरा का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैगजीन थी पिट्सबर्ग प्रेस, ये जो, ठीक है, वो कहाँ से, पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका का शहर है, ठीक, वहाँ से। तो ध्यान देंगे कि ये फ्रांसीसी वाली जो बात है वह दरअसल गलत है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 कथन ये सही है, ये कथन सही है और ये कथन गलत है, यानी पहला सही और दूसरा गलत। 64 का ध्यान देंगे हम, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, विज्ञापनिक हिंदी, ठीक है, विज्ञापनिक हिंदी से यह प्रश्न आपके सामने। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। अब आप सोचें कि आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन चीज़ें तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है? तो विज्ञापनिक हिंदी सिलेबस में दिया हुआ है, और इस तरह के प्रश्न ध्यान देंगे कि आ सकते हैं। जो स्लोगन है किसी कंपनी का, या कोई मैगजीन कब शुरू हुई, उसके संपादक कौन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण घटना टेलीविजन में, ये सब चूंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञापनिक हिंदी के लिए सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो बजाज स्कूटर, इसका अखबारों में, जैसे अमूल का आप देखते होंगे तमाम जो घटनाएं होती हैं, ठीक, उस पर अमूल वाले अपना एक कार्टून छापते रहते हैं, वैसे बजाज स्कूटर भी अपना लंबे समय तक छापता रहा है। और इसका स्लोगन क्या रहा है, जो है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें कैसे पढ़ेंगे या इस तरह के प्रश्न कैसे आ गए, तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम लेकर के आए हैं सीयूईटी स्टडी कैपिटल की तरफ से हमारा कोर्स विजय रथ। और इसमें हम लोग लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मैं ही आपके साथ इस कोर्स में शामिल रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपका ये कन्फ्यूजन है कि कैसे हमारी तैयारी होगी साकार और क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों इसमें आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस मौजूद रहेगी, मैं आपसे कक्षा में रोज़ाना जुड़ूंगा और संपूर्ण जो हमारा सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे। साथ में अतिरिक्त जो कुछ भी संभव है ऑनलाइन कक्षा के दौरान सारी बातचीत हम लोग वहाँ करेंगे। और भी जो व्यवस्थाएं इसमें स्टडी मटेरियल की, डाउट सेशन की, चूँकि आप लाइव क्लासेस मेरे साथ ही जुड़ रहे हैं तो ये डाउट की समस्या आती ही नहीं है उसमें। हम लोग रोज़ाना जुड़ते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि लगभग जो 100% रिजल्ट इसके आते हैं, सकारात्मक रिजल्ट आते हैं। अगर आप देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, BHU, DU, JNU में, JNU से MA करना चाह रहे हैं हिंदी विषय से, तो बिल्कुल भी देर ना करें, दिए गए नंबर पर कॉल करें और मेरे साथ रोज़ाना कक्षा में जुड़ें। वहाँ हम लोग विधिवत अध्ययन करते हैं संपूर्ण सिलेबस का। धन्यवाद।